हार्दिक पटेल ये नाम अपने आप में न सिर्फ गुजरात बल्कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पटीदार आंदोलन का एक तरह से परिवार बन चुका है। हार्दिक पटेल आज न्यूज नेशन पर अखाड़े में मौजूद हैं। हार्दिक, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। एक आंदोलन से आपने अपने आप को आज गुजरात के मानस पटल पर रख दिया है। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, क्या चाहते हैं आप? महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी है कि युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को जो फसल अपने खेत से निकलती उस फसल का सही दाम मिले, आरक्षण के जरिए हर एक व्यक्ति को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले। गुजरात के अंदर जिस तरह से एक ऐसा माहौल बना रखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आवाज़ उठानी हो तो सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। बस वो इजाज़त ना लेनी पड़े और मैं कह सकूं कि मैं आज़ाद हिंदुस्तान का एक गुजरात का आज़ाद नागरिक हूं, बस वही मांग के साथ हम निकले हैं। महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी है, रोज़गार और अच्छी शिक्षा, उससे ज़्यादा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर सरकार हमारी महत्वाकांक्षा को पूरा कर देती है तो ये जो पूरा दंगल चल रहा है वो दंगल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हार्दिक, जिस तरह से आंदोलन उभर रहा था और अगर उन दिनों की आप याद करें, पटीदार बड़े गुस्से में थे। कई जगह पर हिंसा की खबरें आई थी, आगजनी की खबरें आई थी। उसको संभालने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्यों आई थी वो समझना चाहिए। जब पूरे दिन के अंदर 25 लाख लोग जीएमडीसी ग्राउंड के अंदर बैठे थे, ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी। शाम को सिर्फ 3000 लोग बैठे, तब ये हरकत क्यों हुई? आपको मालूम था कि अभी तक 25 लाख लोग घर पे नहीं पहुंचे होंगे, आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया? अगर अरेस्ट करना ही था तो सब लोग घर पर बैठ गए थे, तब आप मुझे अरेस्ट कर सकते थे। जब पुलिस ने लोगों पर गोली चलाई, जब पुलिस ने लाठियां चलाई, तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप एक्शन लोगे तो रिएक्शन आएगा। अभी भी कहते हैं अगर आप गलत तरीके से एक्शन लोगे तो अभी भी रिएक्शन आएगा। गांधी के राज्य में एक्शन पर रिएक्शन की बात आज हार्दिक पटेल कहें, क्या ये अपने आप में सही है? क्यों नहीं? गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करना, उसके बाद नहीं कहा था कि दूसरे गाल पर थप्पड़ पड़े तो क्या करने का। उन्होंने तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही थी ना, हिंसात्मक प्रदर्शन की बात तो हुई नहीं। 25 अगस्त से पहले गुजरात के अंदर 200 रैलियां हुई। कहाँ पर आगजनी हुई, कहाँ पर हिंसा हुई? कहीं पर नहीं हुई। सब लोग अपनी तरीके से आंदोलन चला रहे थे, शांत तौर पर आंदोलन चला रहे थे। लेकिन 144 की धारा लगाना, लोगों को कार्यक्रम या आंदोलन करने के लिए परमिशन नहीं देना, लोगों को अरेस्ट कर लेना, वो कहाँ का स्वतंत्रता है? लेकिन ये बताइए कि पटीदार और पटेल सबसे डोमिनेंट कास्ट ही नहीं है। आपके पास न सिर्फ धन है बल्कि सत्ता का भी भागीदार आप बड़े पैमाने पर रहे। जिस जाति की बात है, मैं जाति विशेष की बात करूं। 5% लोग डायमंड के व्यापारी हो, 5% लोग कॉटन मिल चलाते हो, 5% लोग के पास पैसा हो, तो क्या आप 95% पूरे समाज को, समुदाय को पूरा सुखी कह दोगे? नहीं तो है ही। क्रीमी लेयर को तो अलग कर आ जाता है। क्या किया क्रीमी लेयर? कौन सा 8 लाख कर दिया? क्या गरीब 8 लाख होता है? 8 लाख साल में 8 लाख रुपए कमा लेते, क्या गरीब होता है वो? और बड़ी बात, गुजरात के अंदर क्यों हम आरक्षण मांग रहे हैं ये सवाल नहीं करना चाहिए। हमें आरक्षण मांगना क्यों पड़ रहा है वो सवाल करना चाहिए। अच्छा चलिए, आरक्षण क्यों मांगना पड़ रहा है? हमें रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा के अंदर पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, कॉलेज से बाहर निकलते तो रोजगार पूरे गुजरात में नहीं है। 60 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है। कौन सी सिस्टम आपके पास है? ये वाइब्रेंट के नाम पर जो जमीन है आपने दे दी इन कंपनियों को, ये कंपनियों के पास रोजगार है या गुजरात की जनता को? मुख्यमंत्री रूपानी से मैंने बातचीत की और वो ये कह रहे थे कि 30 लाख बेरोजगार नौजवानों की बात राहुल गांधी करते हैं, वो गप्पीबाज हैं। आप 60 लाख कह रहे हैं, तो ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? उनका ये दावा है, कौन लेके आ रहा है यहाँ? पहली बात कि उनके ही गवर्नमेंट के आंकड़े है। कम से कम 4 महीने पहले पटवारी की जॉब निकली थी, उसके अंदर सिर्फ 3500 लोगों को ज्वाइन करना था। उसकी जगह 13 लाख लोगों ने उसके अंदर नॉमिनेशन भरा, फाइल किया। तो वही बड़ा बात है ना कि एक 4500 रुपए के फिक्स पगार के लिए 13 लाख से ज्यादा लोग, और वो भी ग्रेजुएशन वाले, 12 पास की पटवारी की जॉब होती है, उसके अंदर ग्रेजुएशन लोग 12 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरते, तो उससे बड़ी बेरोजगारी क्या हो सकती है? हार्दिक जी, जिस तरह से आज आप बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आपकी बातचीत अब राजनीतिक हो गई है। अच्छा। आप आंदोलनकारी नहीं रह गए हैं, आप कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं और इसलिए आप कांग्रेस का बिगुल बजा रहे हैं। क्या ये बात सही है? कोई कुत्ता रोड पर चलता है और नेता की गाड़ी के नीचे आकर अगर वो मर जाता है तो देश में भी बड़ी राजनीति हो जाती है इस मुद्दे पर। कोई 2 साल का बच्चा अगर बचपन से माँ के दूध की जगह 2 रोटी खा ले फिर भी राजनीति हो जाती है।
हमारे देश में तो हर एक मुद्दे पर राजनीति होती है ना। तो आप अगर राजनीति मेरी कर रहे हैं कि जबान नहीं कर में- रहे हैं? अगर मेरी जबान कड़वी है, जी। अगर मैं कुछ सच बोलता हूँ, जी। अगर उसको राजनीति लोग समझते तो ये राजनीति सही है। तो आप क्या मानते हैं? आप हैं क्या? आप राजनीतिज्ञ हैं? आप नेता हैं? आप मैं- आंदोलनकारी हैं? मैं क्योंकि स्टूडेंट आंदोलनकारी के स्वरूप में मैं लोग स्टूडेंट अरविंद हूँ। केजरीवाल को देखना चाहते मैं हैं। स्टूडेंट हूँ, जी मैं आंदोलनकारी हूँ, जी मैं इस देश का भविष्य हूँ, मैं किसान कौम का बेटा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं एक लीडर हूँ, मैं ऐसा लीडर हूँ जो लीडर है। एक लीडर हैं आप। जिस समाज का नेतृत्व आप करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें आपको काफ़ी सफलता भी मिल रही है, इसके ज़रिए एक मैसेज ये जा रहा है कि आप दरअसल सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जातीय संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और नेता यही मानते हैं और वो कहते हैं कि आप न सिर्फ खुद को ठग रहे हैं, कांग्रेस को तो ठग ही रहे हैं, पटीदारों को भी ठग रहे हैं आप। बिल्कुल बहुत अच्छी बड़े बात ठग हैं आप। तो उनसे उनसे बड़े तो ठग कौन हो सकते हैं? जब वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे जी। तो अडवाणी जी पूरे देश के अंदर हिंदुत्व का झंडा लेकर घूम रहे थे। जब अडवाणी जी ने सद्भावना और समानता की बात शुरू की तो मोदी हिंदुत्व का झंडा लेकर घूम रहे थे। जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और वो सद्भावना और समानता की बात करते तो योगी जी हिंदुत्व का झंडा लेकर घूम रहे हैं। ये पूरी पॉलिटिक्स जो वो खेल रहे वो ठग वाली पॉलिटिक्स है। आप कौन से नेतृत्व पे खड़े हैं? जी। आपने हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाया, आरएसएस के नाम पर लोगों को ठगा। आप कौन सी राजनीति करते? आज भी गुजरात के अंदर 147 पटेल समुदाय के लोग जेल में आजीवन कारावास में हैं। आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? अरे चलो हिंदुत्व की बात, हम भी हिंदू, हम भी पटेल है ना, तो पटेल पर यहाँ पर अत्याचार हुआ, कहाँ गया था आपका हिंदुत्व? जब मैं बच्चा था जी। तो मुझे समझाया गया था तू हिंदू, तू मुसलमान, तू क्रिश्चियन, तू ईसाई, मतलब तू सबका भाई भाई है। जब मैं बड़ा हो गया तो आरएसएस वाले कहते हैं कि तू हार्दिक मतलब हिंदू, तू अब्दुल मतलब मुसलमान, तू जोसेफ मतलब क्रिश्चियन। कहने का मतलब बांटने का काम तो ये लोग करते हैं, देश को एकजुट करने का काम नहीं किया। और बात रही भाजपा ने, जी। गुजरात के अंदर पाटीदार सेल, ठाकुर सेल, ब्राह्मण सेल, वकील सेल, डॉक्टर सेल, ये सारे सेल तो उन्होंने बनाए, उन्होंने तो बांटने का काम गुजरात से शुरू किया है ना। तो जिस जातीय संघर्ष की बात आप कर रहे हैं, आपका आरोप यह है कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है, आप उसे बस लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप अपने जाति के प्रतिनिधित्व और उसके अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जातियों से देश बना है। पटेल, ब्राह्मण, ठाकुर, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ये जब सारी जातियां एक होती है ना, जी तब हम लिखते हैं भारतीय, मेरा भारत महान। अगर जाति नहीं होती तो देश को बनाना मुमकिन नहीं होता। तो हार्दिक पटेल ये बताइए, पहले भारतीय या पहले पटेल? जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया वो माँ कहती है कि मेरी अतेड़ी बहुत ही दर्द हुआ है तेरे को जन्म देने के लिए। तो पहले तो तेरे नाम के पीछे जो कास्ट लिखती है ना पटेल, तो पहले तेरी जिम्मेवारी बनती है कि तू पटेल के लिए अपना कर्म निभा। जब तू पटेल के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा जी। तब भी तू एक देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। मतलब समाज प्रेम, मानव प्रेम और राष्ट्र प्रेम, इन तीनों प्रेमों से मेरा देश चलता है। यही सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो आज गुजरात से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर हैं कहते हैं। आपकी और उनकी भाषा मिलती इतनी है लेकिन आपके रास्ते बड़े अलग हैं, ऐसा क्यों? देखो, आप राष्ट्र प्रेम को हिंदुत्व मानते हो, मैं राष्ट्र प्रेम को हिंदुत्व नहीं मानता। हिंदुत्व मेरी संस्कृति है, हिंदुत्व कट्टरता नहीं है। हिंदुत्व मानवता सिखवाती है, किसी के गले काटना, किसी के हाथ काटना नहीं सिखवाती। बिहार का एक मंत्री कहता है कि भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो हाथ काट दिए जाओगे। बात करते हो राष्ट्रवाद की, आप बात करते हो प्रेम की, हम भी वही बात करते हैं, लेकिन हम मानवता की बात ज्यादा करते हैं। अगर किसी मुसलमान को किसी भी प्रकार की मुश्किल है तो हिंदुत्व के नाते वो जिम्मेवारी बनती है कि उसके सहयोग में खड़ा रहे। गाय को पालने का सभी को अधिकार है जी। लेकिन गाय के नाम पर किसी की हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो बड़ी बात यही है, बस उसी बात पर, इसी मुद्दे के साथ, उसी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी को पसंद आए ना पसंद आए, मुझे क्या लेना देना। ना कांग्रेस मेरी मौसी की बेटी है, ना बेटा है, ना भाजपा मेरी फौई की बुआ का बेटा है। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बनती है कि 6.5 करोड़ गुजराती के लिए कुछ करना है। जब उनके लिए अच्छा करूंगा तो मुझ में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 125 हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा करना है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए आगे आना है। आपको लगता है कि कांग्रेस पाक साफ है? आपको लगता है कि कांग्रेस गुजरात में एक अच्छा शासन दे सकती है? आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बातें कहते हैं वो ईमानदार हैं? बड़ी बात कहूँ जी, मेरे अकेले का इंटरव्यू लेने से कोई मजा नहीं है। 1 घंटे का डिबेट लगाओ, सामने 1000 लोग पूरे गुजरात से बुलाओ, जी, विकास के नाम पर डिबेट कीजिए,
मुख्यमंत्री को बिठाइए, वो विकास के नाम पर लोगों के वोट मांगेंगे। मैं विकास नहीं हुआ इसलिए वोट नहीं देना चाहिए, वो बात करूंगा। विकास के नाम पर डिबेट कीजिए। सिर्फ अहमदाबाद का रिवर फ्रंट या साबरमती फ्रंट दिखाने से विकास नहीं होता। अमरेली, भावनगर, जामनगर, राजकोट और महिसाना, पालनपुर, साबरकांठा, अरवली जिलों में जाकर देखोगे तो रास्ते कहाँ पर है। मोबाइल के अंदर 4G करवाते हो, 2G नहीं आता। बड़ी बात यह है कि हमें मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया चाहिए था। हमें स्मार्ट सिटी नहीं, हमें स्मार्ट विलेज चाहिए था। हमें स्मार्ट इंडिया की जो बात हो रही है, न्यू इंडिया नहीं, हमें वही हिंदुस्तान चाहिए था जो सोने की चिड़िया वाला था। हमें नए इंडिया में मत लाइए, हमें वही पुराने हिंदुस्तान में लाइए, जहाँ पर भाईचारा था, जहाँ मोहब्बत थी, जहाँ पर अंग्रेजों के सामने लड़ने की ताकत। तो अगर आज आपको चुनना है, जो कि एक तरह से मुझे आपकी बातों से स्पष्ट लगता है कि आपने राहुल गांधी को चुन लिया है। मैंने किसी को चुना नहीं, मैं जनता के आधार पर चलता हूँ। मैंने जनता को चुना है। जिस दिन मैं जनता को छोड़कर चला जाऊंगा, चाहे मैं किसी को भी चुन लूँ, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी, मैं किसी को भी चुन लूँ, मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। मैं जनता के बीच हूँ, मैं राजनीति का रस समझ रहा हूँ, मैं किसान की परेशानी समझ रहा हूँ, मैं युवाओं की बेरोजगारी समझ रहा हूँ, मैं शिक्षा में भ्रष्टाचार समझ रहा हूँ। ये सारी चीज़ को मैं समझूंगा, तब जाके मैं जनता का एजेंट जो हूँ, वो एजेंट का काम पूरी तरह से निभा पाऊंगा। अब बीजेपी का यहाँ पर कहना है कि आप जनता के एजेंट कम, विरोधी पार्टियों के एजेंट ज़्यादा है। ये बताइए, ये गुजरात जो है वो गुजरात भाजपा की जागीर है। उन्होंने लिख रखा है कि सिर्फ गुजरात में भाजपा ही जो कहेगी वही करेंगे। आप कांग्रेस का नाम लोगे तो आतंकवाद, आप कांग्रेस का नाम लोगे तो नक्सलवाद, आप कांग्रेस का नाम लोगे तो देशद्रोही। मुझे ये बताइए, अगर गुजरात के नक्शे के अंदर ये लिख कर दे दे, जो ऊपर भारत लिखा होता है ना, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एक अंग है गुजरात, अगर वहां पर भाजपा लिखा हो, ऐसा कोई एक नक्शा मुझे दे दो तो मैं भाजपा की गुलामी कर दूंगा। भाजपा का गुजरात नहीं है, ये जनता का है। हार्दिक जी, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार या पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो ये मानते हैं कि आप दरअसल अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के रास्ते पर चल रहे हैं। वो तो सीएम है, तो आप भी सीएम बनेंगे? नहीं, वो तो सीएम, आप बोल रहे हैं उनके जैसा हालत ना हो जाए। नहीं, क्रेडिबिलिटी लॉस की बात मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा है, मेरी राय नहीं है। इसके अंदर कोई अच्छा करता है ना तो उसे बुरा ही समझा जाता है। क्या गलत किया था? मुझे अरविंद के, आप पहले तो तय कर लेना कि मैं अरविंद केजरीवाल का दोस्त हूँ। मैं नहीं, मैं बिल्कुल जनरली बात करता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने क्या गलत किया, मुझे वो बताइए। लोग कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि उन्होंने जो वायदे किए वो पूरे नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? उन्होंने कहा था मैं बिजली कम करूंगा, की। उन्होंने कहा था मैं पानी करूंगा, किया। उन्होंने कहा था मैं शिक्षा अच्छी दूंगा, करूंगा। क्या नहीं किया, मुझे यही समझ नहीं आता। हमारे देश को अच्छे नेता पसंद नहीं है। हमारे देश को अब चौधरी चरण सिंह जैसे या सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी जैसे जो धोती पहनकर इस देश की जवान के लिए निकले, वो नेता पसंद नहीं आ रहे। तो क्या जनमानस बदल गया है आपके हिसाब से? जो कॉलेज के अंदर जो बर्गर और सैंडविच खाते हैं जो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट देश के बदलाव की बात कर, कैसा बदला? आप कॉलेज से बाहर तो निकलो, देश के गाँव के अंदर तो जाइए, पता चलेगा कैसा बदलाव चाहिए हमें। सिर्फ घर से निकलकर 100 रुपये देते हैं पापा मम्मी और कहते जा बेटा जाके बर्गर खाना, उसे विकास नहीं कहते। धोती तो मेरे दादा भी पहनते थे, मेरे पापा ने पैंट पहनना शुरू किया, मैं जींस पहनता हूँ। ये विकास मेरे बाप ने खेत के अंदर मजदूरी करके निकाला है, विकास हम लोगों ने किया है। अच्छा ये बताइए, आपके बोल इतने कड़वे क्यों निकल रहे हैं? आप क्यों इतने उत्तेजित हो जाते हैं जब आप बातें करने लगते हैं, अपनी समाज की बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं? क्या ये गुस्सा बहुत भर गया आपके अंदर? इस स्प्रिंग को बहुत दबाया है। हार्दिक पटेल अकेला मांगता तो गलत था, मेरे साथ ये 10 लोग मांगते तो गलत था, उन 10 लोग के साथ कोई 1000 लोग मांगते तो गलत था, लेकिन आज करोड़ों लोग मांग रहे हैं, उसका मतलब है कहीं ना कहीं सही बात हो रही है। हम कड़वे इसलिए है, हमारी जबान कड़वी इसलिए है क्योंकि हम सच बोलते हैं। हमें कभी गलत पसंद नहीं है क्योंकि हम सरदार पटेल और छत्रपति शिवाजी के घर से निकले हुए वंशज। अगर बदनाम करने से आंदोलन खत्म हो जाते तो देश कभी का आजाद नहीं हुआ होता। आपने बदनाम की बात कही तो मुझे लगता है कि सीडी प्रकरण पर एक चर्चा हो ही जाए। ये सीडी प्रकरण हार्दिक पटेल की प्राइवेट जिंदगी को सामने लाने का एक कोशिश कही जा सकती है उसे। क्या इस तरह की राजनीति हमारे देश में होनी चाहिए? पहला सवाल तो ये। और दूसरा कि सीडी प्रकरण जब निकल कर आया, आपने कहा कि 23 साल के नौजवान से और क्या उम्मीद करते हो? बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा घमंड आ गया आपके अंदर। ये दोनों बातें ज़रा स्पष्ट कीजिए। पहली बात कि आज कोई IAS या IPS इस राज्य के अंदर दबंगाई और सिंघम की तरह लोगों की सेवा करेगा और सरकार की नहीं सुनेगा
तो क्या वो IAS या IPS की शादी होती है और वो हनीमून पर जाता है तो क्या उसकी बेड पर जाकोगे? पहला जवाब उसके अंदर आ गया। और दूसरी बात जी, अरे 23 साल के लड़के की सीढ़ी बनाने की जरूरत क्या है? घमंड उस बात का है। अगर आपको घमंड है तो 23 साल के विकास की सीढ़ी बताओ, हार्दिक पटेल की सीढ़ी नहीं बता रहे। पहले मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हार्दिक पटेल की सीढ़ी बताकर आप दिखाना क्या चाहते हो। ये मेरा अपमान नहीं है, ये मेरा घमंड नहीं है, महिलाओं का अपमान है कि जब अपनी राजनीति बचानी हो जी। तो महिलाओं का इस्तेमाल होता है। महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए। मैंने देखे 4-5 फोटो, जी, आपने देखी वो सीढ़ी? जी, थोड़ी बहुत देखी। क्या उसमें क्लियर दिख रहा है? आप दिख रहे हैं बस। नहीं दिख रहा हूँ ना। हाँ। ऐसा कुछ पॉइंट वाला दिख रहा है? नहीं। तो क्यों? मैं खुलकर बोलता हूँ, मेरी संस्कृति कहती है किसी का जन्म होता है अगर वो समलैंगिक संबंध से ही होता है। संस्कृति के आधार पर चलता हूँ, उसमें कभी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि अगर मेरी पेटी मुझे आगे ले जानी है तो उसी रास्ते पर मुझे चलना पड़ेगा। जी। टेस्ट ट्यूब बेबी से किसी का जन्म नहीं हो जाता। आप भी जानते हो हमारे देश में टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी हो गई है। जी। आज पूरा विश्व टेक्नोलॉजी से चलता है। जी। लोग कहते हैं कि EVM के साथ चीड़े होते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं ऐसा मामला होता है। तो यार ये सीढ़ी बनाने में क्या दिक्कत है? कई बार हमने देखा है कि हिंदुस्तान के जो हीरोइन है, एक्टर्स है, वो भी कहते हैं कि मेरे मुंह के साथ उन्होंने मॉप करके मेरी पॉइंट सीढ़ी बना दी है। जी। तो इस देश में सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं लोगों को कहता हूँ आपने सीढ़ी देखी, हाथ देखी तो मौज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिंदगी ऐसे जी जाती है, मौज से जिए करो। चलिए, अब ये बताइए कि आरक्षण के मुद्दे पर आप अपनी पूरी राजनीति एक तरह से कहें आधारित कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके आधार पर यह कहा गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस पर परस्पर विरोधी कोर्ट के रूलिंग्स भी रहे हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा रूलिंग है जो कि सबसे लार्जेस्ट बेंच के द्वारा है वो ये है कि 50% से ज़्यादा नहीं। तमिलनाडु ने 9th शेड्यूल में रिजर्वेशन डालकर उसे जायज़ ठहराने की कोशिश की है 50% से ज़्यादा, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल कितने रहा है। सालों से? जी, कितने सालों से लगा? चल रहा है मामला, अभी चल रहा है, इसलिए अभी जाहिर सी बात है उस पर हम टिप्पणी लेकिन वो नहीं कर लागू सकते। है। लागू है, मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन गुजरात में अगर ऐसा होता है और कांग्रेस की सरकार बनती है और आपके सहयोग से बनती है और उसमें भी 9th शेड्यूल में डाला जाता है, तो फिर कोर्ट में इस पर भी विचार हो सकता है। 9 शेड्यूल में नहीं डाला जा सकता। जी, आर्टिकल 46 के आधार पर जी, किसी भी प्रदेश के किसी भी सत्ता को उनकी जनता के विकट सेक्शन के आधार पर विकास करने का अधिकार दिया गया है, जहां पर ना राज्यपाल होता है, ना कोर्ट होती है, ना ही असेंबली होती है। डायरेक्टली वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जी, दूसरी बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, कानून नहीं बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जी, कि 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन 3 जजों की अलग अलग स्टेटमेंट है, नागराज, बालाजी और इंद्राणा साहनी की, तीनों जजमेंट अलग अलग है। मुझे ये समझाइए, हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय किस लिए बना है? देश के भविष्य के लिए, बिल्कुल। देश की भलाई के लिए, जहां पर किसी को अन्याय ना हो। आज देश के करोड़ों युवा, पटेल, गुर्जर, मराठा और जाट, ये जो किसान कौम है, उन कौमों के लिए अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल भी सकती है। हमें नहीं, चलिए भरोसा रखना मैं चाहिए। आपकी बात मान लेता हूँ। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे मान ले, हो सकता है सरकार भी मान ले, लेकिन अगर हम हर चीज में रिजर्वेशन करते रहेंगे तो फिर हम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या? मान लीजिए कि आप आज 39% तो पहले से रिजर्वेशन है, 49%, और उस पर और रिजर्वेशन लगा दीजिए 10, 15, 20%, 90% या 80% रिजर्वेशन कर देंगे तो बचेगा क्या? रिजर्वेशन का मतलब क्या है? वही तो मैं समझना चाहता हूँ। नहीं हम मालूम। अवसर की बात क्यों नहीं करते, हम रिजर्वेशन की बात क्यों करते हैं? देश के अंदर किसी को रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं मालूम। रिजर्वेशन का मतलब भीख नहीं है, रिजर्वेशन का मतलब प्रतिनिधित्व है। अरे प्रतिनिधित्व होता है शिक्षा, रोजगार, संसाधन, असेंबली, हर जगह। अगर रिजर्वेशन गलत है जी, तो बाबा साहब गलत थे। नहीं, रिजर्वेशन पूरे तरीके से गलत नहीं है, तो फिर? लेकिन रिजर्वेशन का एक औचित्य था ना। क्या था? रिजर्वेशन का औचित्य ये था कि जो समाज के सबसे निचला तबका है, वो जो अभी- सबसे अंडर प्रिविलेज तबका जो है, निचला तबका है, उस तबके को आप प्रतिनिधित्व दीजिए। लेकिन अगर हर तबका ये कहने लगे कि मैं निचला हूं, लेकिन- तब तो उसका मतलब नहीं। मैं तो इतना ही कहता हूँ जो साहूजी महाराज ने कहा था, जिसकी जितनी जाति उसको उतना आरक्षण, सबको सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी आप आरक्षण के अलावा किसी और मुद्दे पर आप आर्थिक
रूप से पिछड़ेपन को नहीं मानते, आप जातीय आरक्षण की बात करेंगे। जिसकी जितनी जाति है जी, उसको उतना आरक्षण देना चाहिए, उसके फेवर में हूँ। चलिए, अब एक आखिरी सवाल आपसे। जाहिर सी बात है कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आखिरी सवाल ये कि हार्दिक पटेल अपना भविष्य कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? मुझे 2.5 साल तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, क्लियर बात जी। मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया, मैं जनता का एजेंट बनकर जनता के मुद्दों का सॉल्यूशन करने के लिए आया। मैं ना किसी सत्ता में हूँ, फिर भी 2.5 साल की लड़ाई में मैंने बहुत कुछ दिलाया है गुजरात की जनता को जी। चाहे वो 1000 करोड़ का युवा स्वावलंबन योजना हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे किसान की कर्जा वाली माफ़ी वाली बात हो या लोन वाली बात हो, मैंने जितना भी हो सके मैं दिलाने का प्रयास इस राज्य के अंदर किया है। ये जो जीएसटी वाला मामला है वो हमारी वजह से यहाँ कम हुआ है। अगर आंदोलन नहीं होता तो मोरबी के सिरामिक और सूरत के डायमंड वालों का जीएसटी कम नहीं हुआ होता। कहने का मतलब सत्ता में नहीं हूँ, फिर भी सत्ता की भागीदारी का सहयोग और एहसास कर रहा हूँ। आने वाला वक्त दिखा जाएगा, जब तक आप जैसे पत्रकारत्व अच्छे मेरे साथ है, मैं अच्छा करने में अच्छी बराई आगे निकलूंगा। 5 साल बाद आज 23 साल के हार्दिक पटेल को 27 साल की उम्र में न्यूज़ नेशन कहाँ देखेगा? आपने अभी एक किसी दोस्त के ढूंढकर किसी फार्म हाउस पर इंटरव्यू करना पड़ा है। मैं मानता हूं कि 27 साल की उम्र में जी, या फिर गांधीनगर में करेंगे या दिल्ली में करेंगे। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए हार्दिक। बहुत